बॉलीवुड का एक डार्क साइड भी है जिसे हम कास्टिंग काउच कहते हैं. इज दैट रियल? कास्टिंग काउच तो है. हेलो पूजा, काका हियर. आवाज से पहचान गई राजेश खन्ना. तो खुशी के मारे आई वाज स्क्रीन. मैंने कहा ओ हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज. और बहुत कुछ सुना था. बहुत रोमांटिक किस्म का आदमी है. कुछ सीनियर वेटरन्स महिला पत्रकारों के साथ उनका क्लोजनेस भी सुना था. और एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है कि ऐसे शख्स को कैसे अप्रोच करे. महेश भट्ट ने अपनी बेटी से कहा, आलू ये बताओ कि इसमें मेरे लिए रूम कहाँ है. ओह, मैंने तो आप लोगों के लिए रूम ही नहीं बनाई. तो महेश भट्ट ने बाद में कहा कि मेरी आंखों में तो पानी आ गया. रणबीर और दीपिका की बात है. ये मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दोनों के नंबर एक्सचेंज हुए. फिर हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं दीपिका डिप्रेशन में चली गई. दीपिका का काम बंद हो गया. इतना मेंटल हेल्थ उनकी खराब हुई कि उनको ट्रीटमेंट लेनी पड़ी. अभिषेक और ऐश्वर्या की सेपरेशन की काफी बातें चलती है. कोई अपडेट्स हैं आपके पास? अमिताभ बच्चन इस परिवार के मुखिया है और वो ऐसा होने नहीं देंगे. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द राव्या सारडा पॉडकास्ट. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राव्या सारडा. आज हमारा जो टॉपिक है, जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही स्पाइसी टॉपिक है. आपका फेवरेट बॉलीवुड. बॉलीवुड ये जो टॉपिक है, ये हमारे पॉडकास्ट पे हम पहली बार इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. वील टॉक अबाउट योर फेवरेट सेलिब्रिटीज, अफेयर्स, मैरिजेस, क्राइम्स. बहुत सारी चीजें हैं बॉलीवुड के बारे में बात करने के लिए. अब आप ये सोच रहे होंगे कि राव्या के पास ये सोर्स आया कहाँ से. सो आई प्रेजेंट टू यू माई वेल ऑफ बॉलीवुड, जिसे कह सकते हैं, जिनके पास बॉलीवुड की सारी खबरें होती है, मिसेस पूजा सामंत. पूजा जी नमस्ते, वेलकम टू द शो. पूजा जी हैज बीन इनटू द जर्नलिज्म, बॉलीवुड जर्नलिज्म में ये एक दशक से है. और ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा बॉलीवुड में जो पूजा जी को नहीं जानता या पूजा जी ने जिसे कवर नहीं किया होगा. सो आज काफी सारी बातें होगी बॉलीवुड के बारे में अगेन. सो पूजा जी, अगर मैं पूछूं रिसेंटली व्हाट इज द गॉसिप, व्हाट इज हैपनिंग, कि अभी पिछले हफ्ते कुछ हुआ है या इस महीने कुछ हुआ है जो अब तक बाहर नहीं आया है? देखिए, गॉसिप तो अंदरूनी रूप में कई जगह चलता है. तो नेचुरली बॉलीवुड में भी चलता है, चलता ही होगा जी. हाँ. पर ये जर्नलिस्ट से ज्यादा पेपराजीज को ज्यादा पता होता है. जी जी. क्योंकि एयरपोर्ट पे पेपराजीज होते हैं, पार्टीज में भी होते हैं, उनके घरों के सामने भी कैमरे लगे होते हैं. आपने शायद सुना भी होगा कि बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभिनेत्री करीना कपूर और सैफ अली खान, एक्टर सैफ अली खान, उनके दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं. तो पेपराजीज बच्चों के साथ उनकी फोटो लेना चाहते हैं, बच्चों के फोटो लेना चाहते हैं. तो करीना कपूर नहीं चाहती थी कि वो फोटो ले. बट देन अल्टीमेटली सैफ अली खान को ये बात समझ में आ गई कि आज नहीं तो कल, मतलब बच्चों को ज्यादा देर वो छुपा भी नहीं सकते. और अगर फोटो लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी गलत बात भी नहीं है. फोटो लेना उनका काम है. आप पेपराजीज को स्टॉप भी तो नहीं कर सकते ना. जी जी जी. ऐसा कोई नियम भी नहीं है. और अगर नियम है तो उसके लिए वे कोशिश करे. बट सेलिब्रिटीज अक्सर हम देखते हैं ना आजकल रोकते हैं जब वो बच्चों को लेकर जा रहे हैं अपने, या दैट इज आइडियली राइट आल्सो इन अ वे. ये अपना अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो क्या सोचते हैं, है ना. तभी तो मतलब करीना को नहीं अच्छा लगा कि पेपराजीज उनके बच्चों के फोटो ले रहे. जी. लेकिन बाद में सैफ अली खान ने इस मामले में थोड़ा सा मतलब चीजों को थोड़ा आसानी से लेते हुए ये प्रयास किया कि लेट देम टेक, हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू स्टॉप देम. बिकॉज इफ वी सी अनुष्का, विराट कोहली, दे आल्सो डू द सेम थिंग, राइट? अभी रिसेंटली जिन्हें बेबी भी हुआ है, दीपिका वगैरह, मैंने भी अभी सुना है कि दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम रूल ऑफ नो पैप्स एनीवेयर. सो आई थिंक इट्स पीपल्स चॉइस समवेयर. अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है इस पर. मतलब बोलना शायद इसीलिए गलत होगा. अगर हम सेलिब्रिटी है तो शायद बच्चों के बारे में हर इंसान बड़ा इमोशनल होता है. Exactly. ये पर्सनल बात है, सेंसिटिव इशू भी है. तो वो अगर ऐसा स्टैंड लेते हैं कि पेपराजीज उनके बच्चों के फोटो न ले, तो शायद ये ठीक भी है.
पेपरजीज का कल्चर है वो पूरी तरह से स्टॉप भी तो नहीं हो सकता ना, जी ये ऑल ओवर वर्ल्ड फैला हुआ है, इट करेक्ट हैज बिकम द ग्लोबल थिंग नाउ, जी जी यू जी जस्ट कांट स्टॉप देम। perhaps follow अगर along पेपरजीज कल्चर स्टॉप करना है तो इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स भी तो उठानी पड़ेगी। but many a times perhaps are paid also right paid paparazzi भी तो होती है जहाँ पर उनको बकायदा पे किया जाता है कि आपको यहाँ स्पॉटिंग करनी है वो भी एक जर्नलिज्म है, हम्म स्पॉटिंग अपॉर्चुनिटी, okay. मतलब पीआर के मैसेजेस जर्नलिस्ट को भी आती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, सो एंड सो एक्ट्रेस इज विजिटिंग ग्वालियर ग्वालियर हम्म और उनकी फ्लाइट है इंडिगो, तो उस गेट पे आप जाइए, मतलब ये पीआर पहले ही बता देते हैं पीआर पहले बताए। तो जैसे ही वो एक्ट्रेस उतरती है उनकी कार से, तो वो तो एयरपोर्ट लुक भी तो होता है ना, जी एयरपोर्ट लुक, उनके कपड़े अलग होते हैं। हम्म अगर किसी एक्ट्रेस ने उन्हीं कपड़ों को कहीं रिपीट किया तो फिर वही फोटोग्राफर कहते हैं अरे उनके पास कपड़े नहीं थे, इन्हीं कपड़ों को दोहराया, ये भी तो एक चक्कर है। जी तो अगर मैं आपसे ये पूछूं अबाउट जो कपल गोल्स हम बात करते हैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ना हम सभी आम जनता प्रभावित होती है हम उन्हें फॉलो करना चाहते हैं हम उनके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं हाउ दे लुक एंड अपीयर क्या किस तरीके का जूता पहना है किस तरीके से बात कर रहे हैं द हेयर स्टाइल एवरी जनता वांट्स टू फॉलो इट जब हम कपल गोल्स की बात करते हैं हम बॉलीवुड में काफी सारे कपल्स देखते हैं जैसे आपने अभी बताया सैफ करीना है या फिर शाहरुख गौरी है जिनेलिया रितेश देशमुख है कहीं ना कहीं एक कपल गोल सेट करते हैं राइट तो आई वांट टू आस्क यू हियर कि इज दिस फॉर रियल जैसे है वैसे है वो कपल गोल या ये सारा कुछ पीआर का किया रहता है रव्या, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हमारा मिलना होता है, क्योंकि आजकल स्टारों के घर जाना तो वो स्टॉप ही हो गया। अब स्टॉप हो गया वो जी स्टॉप हो गया, और स्टारों को आप किसी 5 स्टार होटल में जाके इंटरव्यू करके लौट लौट सकते हैं, दैट्स इट। हम्म वहां भी दुनिया भर के पीआर होते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि ये सवाल पूछना है, ये नहीं पूछना है। अगर स्टार मान लीजिए किसी आईपीएल में उनकी टीम जीत भी गई तो उनको लेके भी सवाल नहीं करना है, ओके मतलब इतने डूज और डोंट्स होते हैं कि इंटरव्यू करना वैसे भी मुश्किल हो गया। हम्म नेचुरली मैंने बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड भी देखा है। हम्म एक दौर वाकई ऐसा था कि सुबह उठकर अपना टिफिन, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, ये सभी चीजें बैग में भर के आई यूज्ड टू विजिट मेनी स्टूडियोज सिंस हम्म मॉर्निंग टू लेट इवनिंग। अगर स्टोरी कोई अर्जेंटली फाइल करनी है तो हावड़े स्टूडियो में जाके फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स आई यूज टू विजिट माई ऑफिस। ओके और तब कंप्यूटर नहीं थे, आपको हैंड रिटन कॉपीज, हम्म मैन्यूस्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी, और डेस्क वालों को देकर फिर आप मतलब फ्री हो जाते थे। तो वो दौर भी मैंने देखा हुआ है कि कौन से स्टार्स ऐसे हैं, क्योंकि उस ज़माने में स्टारों के घर जाना भी मुश्किल नहीं था मेरे जी लिए, और मैंने गोविंदा के घर कई मर्तबा गई हूँ मैं। हम्म मैंने देखा है कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता, इनका रिश्ता बड़ा होमली था। जी आई गेस अभी भी होगा, क्योंकि हम्म आजकल गोविंदा वैसे भी मीडिया को अवॉइड ही करते हैं। जी मुझे कहते तो है, उन्होंने खुद ही मुझे अपनी बहन मान लिया था। पर्सनल लाइफ में मुझे भाई नहीं है, पर मैं स्टार को या किसी को भी अपना भाई मानने के पक्ष में हूं नहीं। हम्म भाई तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, हम्म क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये रिश्ता जिंदगी भर चले। जी 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 तो आई नेवर कंसिडर यू नो a star like Govinda who can treat me as his sister. जी Forget it. तो वो आजकल मुझे क्या, हर जर्नलिस्ट को अवॉइड ही करते हैं। तो गोविंदा के घर मेरा कई मर्तबा जाना होता था। उनकी पत्नी सुनीता, हम्म, उनका और उनका रिश्ता अच्छा देखा है मैंने, मतलब हम्म रियल लगा मुझे। जी मैंने माधुरी दीक्षित के हस्बैंड डॉक्टर श्रीराम नेने, इनका भी इंटरव्यू किया है, और कई बार मुझे ऐसे लगा कि माधुरी जितनी बातचीत करती है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा डॉक्टर श्रीराम नेने बात करते। हम्म आई फाउंड हिम वेरी रियल, जी बातचीत करते अच्छे से बात करते, और उनका भी रिश्ता काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। उम, भाग्यश्री एक्ट्रेस, जी उनके हस्बैंड
हिमालय, उनका भी रिश्ता मुझे सुना था बीच में कि कुछ प्रॉब्लम थी, बट दे हैव सॉर्टेड इट और काफी क्लोज है। भाग्यश्री के मैं तो हर दिन रील्स देखती हूँ, वो मेरे कांस्टेंट टच में है। हम फोन पर इंटरव्यू कई बार करते हैं जी क्योंकि वो कहीं ना कहीं घूमती रहती है शूटिंग के लिए, किसी प्रमोशन के लिए, किसी इवेंट में, जी तो पॉसिबल नहीं होता उनसे पर्सनली मिलना। तो आई टॉक टू हर ओवर फोन। हम्म तो ऐसा लगा कि इनका रिश्ता भी रियल ही है। हाँ, मुझे शौक लगा जब ऋतिक रोशन और सुजैन जी इनका अलगाव हुआ, क्योंकि मुझे एक इवेंट याद है, शायद रैडो वॉच। हम्म तो उस रैडो वॉच के ब्रांड एम्बेसडर थे ऋतिक रोशन। टाउन साइड में कहीं ये इवेंट होने वाला था और पीआर ने कहा, मतलब ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ऋतिक से कुछ सवाल भी किए थे। शायद मैंने ये कुछ इस तरह का सवाल भी किया था कि अगर ये बेशकीमती वॉच आपको अगर किसी को तोहफे में देना हो तो आप किसे देंगे? तो ही सेड, हु एल्स देन सुजैन। हम्म मतलब आप सोचिए कि लव मैरिज की इन्होंने, जी 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 और वो एक ही एरिया में रहते थे। सुजैन के पिताजी संजय खान और ऋतिक रोशन के पिताजी प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश हम्म रोशन, ये भी अच्छे दोस्त थे। लव मैरिज करने के बाद अच्छी खासी गृहस्थी चल रही थी, 2 बच्चों के ये पेरेंट हुए। मतलब दुनिया के लिए ये एक रिश्ता बहुत ही अच्छा था, कॉर्डियल था। व्हाट वेंट रॉन्ग, ये मतलब नोबडी नोज व्हाट nobody इज द knows ट्रूथ। about this पर हाँ, ये जब अलग हुए तो वाकई में शौक लगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। हम्म इसकी सच्चाई अगर आप मुझे पूछती है तो भी मैं बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली नोबडी नोज व्हाट वेंट बिहाइंड द स्क्रीन। जी 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 उनकी निजी जिंदगी में क्या हुआ। अब ऋतिक रोशन इज गोइंग स्टेडी विथ हिज गर्लफ्रेंड, और सुजैन का तो मुझे पता नहीं। पर हम्म इस कपल की एक खूबी है कि आज भी दोनों अलग होने के बाद ये दोनों अपने दोनों टीनेजर बच्चों को अपना वक्त देते हैं। जी तो इन अ वे कपल गोल्स कहूँ या पेरेंट गोल, जो भी हो, पेरेंट इस गोल है हाँ, जी इस रिश्ते को वो अच्छी तरह निभाते हैं। अभी अभिषेक और ऐश्वर्या की सेपरेशन की काफी बातें चलती है कोई अपडेट्स हैं आपके पास अभिषेक ऐश्वर्या के बारे में बातें तो काफी हो रही है, एज ए जर्नलिस्ट मैंने भी सुनी है। हम्म लेकिन ऑनेस्टली ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अलग हुए। ऑफिशियली तो ऐसी कोई बात नहीं हुई बट है। वी डोंट सी देम टुगेदर ऐश्वर्या अपनी बेटी के हाँ, साथ ही हाँ, रहती है ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, हम्म खासकर अंबानी मैरिज में, कि इन दोनों को हमने साथ नहीं देखा। उसके बाद भी एक दो जगह पे हमने ऐश्वर्या को अभिषेक के साथ नहीं देखा। अभिषेक अलग दिखे, ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ दिखी। लेकिन ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि ये दोनों अलग हुए हैं। हम्म हाँ, एक दो मर्तबा दोनों अलग अलग दिखे। जी अगर वाकई ऐसी कोई बात है, इस बात में सच्चाई है, तो वो लोगों के सामने आएगी। लेकिन बिल्कुल एज सही ऑफ नाउ तो ऐसी कोई बात नहीं। नथिंग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन इस परिवार के मुखिया है और वो ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए ना, मतलब अमिताभ खुद इंडस्ट्री के, मतलब उनके करियर को मोर देन 55 इयर्स हुए हैं, अमिताभ के करियर को। जी जयाजी जैसी खुद एक सक्षम अभिनेत्री उनकी पत्नी है। इन पति पत्नी स्टार हस्बैंड एंड वाइफ के जीवन में ऐसे तूफान तो आए, they'll फिर भी handle it हाँ, दे आर स्टिल टुगेदर। जी तो मुझे नहीं लगता कि इस परिवार में ऐसा कुछ होगा। ओके ऐसा मुझे लगता है, एज ए पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो। ओके तो ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक है नहीं। जी हाउ डिड रणबीर आलिया हैपन आई मीन इनका लव स्टोरी कैसे शुरू हुआ था रणबीर आलिया, हम सभी जानते हैं कि आलिया वाकई बच्ची सी थी जब जी रणबीर सेट पे जाते थे। हम्म अब इन दोनों का, दीपिका से रणबीर अलग हो गए, हम्म लेकिन आलिया के जीवन में ऐसा कोई प्यार वार का चक्कर था नहीं। शी वॉज डूइंग प्रेटी वेल यस फ्रॉम हर फर्स्ट फिल्म। सुंदर भी है, महेश भट्ट की बेटी भी है।
टैलेंट तो उनको विरासत में मिली है, एंड सो इज विथ रणबीर। इन दोनों को सेट पे मिलने की वजह सेट पे नहीं कहा जा सकता। अयान मुखर्जी जब उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र की स्क्रिप्ट को लेके उन्होंने सबसे पहले अमित जी को साइन किया था, नागार्जुन को किया था, रणबीर को किया था। लेकिन हुआ ये कि रणबीर और आलिया की जो स्टोरी नरेशन था वो एक साथ हुआ। अच्छा। अयान वॉज वेरी मच देयर, और अयान और आलिया के रिश्ते बहुत करीबी है, जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। रणबीर और आलिया की पहली मुलाकात भी वही हुई, ब्रह्मास्त्र की स्टोरी नरेशन के वक्त। और हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र को बनने में 5-6 साल लग गए। तो 5-6 सालों में इनका प्यार तो नर्चर हुआ। फिर कहाँ रशिया, स्कॉटलैंड, कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग हुई, आउटडोर गए, दोस्ती प्यार करते करते बात शादी तक आ पहुंची जी। रणबीर के लाइफ में दीपिका के बाद कोई नहीं था। आलिया को रणबीर पसंद आए। आलिया को कहना है कि रणबीर की पर्सनैलिटी और टैलेंट पर वो प्रभावित है, सो दे गॉट मैरिड। व्हाट अबाउट द अदर वंस, जैसे करीना सैफ हैं या फिर जेनेलिया और करीना रितेश और देशमुख सैफ है। की भी गृहस्थी अच्छी ही चल रही है। इसका क्रेडिट सैफ को भी जाता है, क्योंकि सैफ का जो पहला रिश्ता था, काफी कम उम्र में उन्होंने अमृता सिंह से शादी की। तो बाद में उनको ऐसा लगा होगा कि शायद ये रिश्ता नहीं चल सकता है, तो सैफ उस रिश्ते से बाहर आ गए। फिर रोजा या रोजलिन कोई उनकी इटालियन, हाँ इटालियन गर्लफ्रेंड थी, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग हर नेम जी। तो उसके साथ भी वो रिश्ते में थे। ये रिश्ता भी ज्यादा देर तक आगे बढ़ नहीं सका। उनके जीवन में करीना कपूर आई, जबकि मजे की बात यह है कि वो करिश्मा के साथ काम करते थे। करिश्मा और सैफ ज्यादा काम किया उन्होंने। और तब उन्होंने करीना को सेट पे देखा, मतलब ऑलमोस्ट 10 years यंगर टू हिम सैफ से। तो उस वक्त दोनों को पता नहीं था कि वो नियर फ्यूचर पति पत्नी होंगे। और करीना के बारे में क्या कहूँ, आइडियलिस्टिक वुमन, वेरी इंडिपेंडेंट थॉट। तो अगर सैफ में और उनके खुदा न खास्ता कुछ न हो, पर अगर कुछ हो भी जाता है जी, तो करीना को भी ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। बहुत इंडिपेंडेंट है वो, करेक्ट, अपने पैरों पे खड़ी है, और आज 2 बच्चों की माँ है वो। लेकिन करियर में कितनी सक्सेसफुल है वो, जिस तरह खुद को कैरी करती है, जिस तरह से उनकी फिल्मों का चॉइस है, शी इज अ स्टार इवन ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो कहीं भी वो पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक कदम भी आप करियर में थोड़ा पीछे गए, एक डल मोमेंट आपके लाइफ में आई, और इस वक्त आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन, समटाइम्स मे बी विद द मैन। लेकिन हाँ, करीना और सैफ का रिश्ता अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, आगे भी अच्छा ही हो। लेकिन करीना इज वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, अपने थॉट में, अपने करियर में। मुझे महेश भट्ट ने एक किस्सा बताया था। मैंने कहा कि महेश जी, हाउ डू यू फील ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ आलिया? तो उन्होंने कहा, जितना पैसा मैंने जिंदगी में नहीं कमाया, उतना पैसा मेरी बेटी आजकल एक फिल्म में लेती है। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। लेकिन मैं उसको मिस भी करता हूँ। अब दुर्भाग्य देखिए कि आलिया से मेरी मुलाकात नहीं होती। आलिया जब शूटिंग के लिए आउटडोर जाती है, तो एक पिता अपने बेटी के साथ वीडियो कॉल पर बात करता है। मतलब दिस वॉज बिफोर हर मैरिज जी। ये आलम है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते क्योंकि मिल नहीं पाते। शी हैज साइंड सो मेनी फिल्म्स जी, एंड शी इज मिंटिंग मनी। आई एम सो हैप्पी। तो उन्होंने ये कहा कि उसकी उपलब्धियों पे मुझे बड़ा नाज है। मैं एक मजाकिया बात बताता हूँ। मेरी बेटी ने अपने पैसे से फ्लैट खरीदा, आलिया ने, घर के पास। और जब फ्लैट में फर्नीचर का काम चल रहा था, वो शूटिंग से सीधा घर पर आई। चलिए 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 डैडी, मैं आपको मेरा नया फ्लैट दिखाती हूँ, मैंने खरीदा है अपने पैसों से।
महेश भट्ट और उनकी पत्नी सोनी हम्म, राजदान, मतलब आलिया की माँ, सब लोग वो फ्लैट देखने के लिए गए। तो आलिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और दिखाने लगी, ये देखा कितनी बड़ी बालकनी है, ये देखिए ड्राइंग रूम हम्म, पूरा 700 स्क्वायर फीट का, ये देखिए 3 बाथरूम है, इसमें बाथ टब है। शी वॉज शोइंग द एंटायर फ्लैट। महेश भट्ट बहुत खुश हो गए, वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आलिया ने कहा कि ये सिटिंग रूम होगी, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझसे मिलने आएंगे वो यहाँ मिलेंगे। तो वो यहाँ बैठेंगे और हमारा स्टोरी नरेशन होगा इसमें। ये रूम है, ये गेस्ट रूम है, मुझसे मिलने के लिए जो भी आएंगे मेरे दोस्त हम्म, सहेलियां, हम यहाँ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। सब हो गया। ये है किचन रूम, ये बारबेक्यू बना रही हूं मैं यहाँ पे। सारी बातें एक बेटी ने अपने पिता से शेयर की। तो महेश भट्ट ने अपनी बेटी से कहा, आलू ये बताओ कि इसमें मेरे लिए रूम कहाँ है? विच रूम इज यू हैव गिवन और डेडिकेटेड टू योर पेरेंट्स? जी। ओह, मैंने तो आप लोगों के लिए रूम ही नहीं बनाई। तो महेश भट्ट ने बाद में कहा कि मेरी आंखों में तो पानी आ गया। जिस बच्ची को मैंने छोटे से इतना बड़ा किया, काबिल बनाया, इतना बड़ा फ्लैट बनाया, टेरेस गार्डन फलाना ढिमकाना सब किया, पेरेंट्स के लिए कोना भी नहीं रखा, क्यों ऐसा? हम्म, फिर आलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, नहीं पापा, ऐसा है ना कि आपको तो अलग रूम की जरूरत नहीं है। ये जो एक मैं लाइब्रेरी बना रही हूँ, हम्म, क्योंकि एवरीवन नोज कि महेश भट्ट इज अ ग्रेट फिलोसोफर, हम्म, एविड रीडर। जी। तो उनके लिए जो लाइब्रेरी है, तो पापा आप लाइब्रेरी में तो पढ़ेंगे, तो ये तो रूम आपकी हो गई ना, मतलब हम्म, शी ट्राइड she टू। tried to cover it up. हाँ, तो महेश भट्ट हमें बता रहे थे, ये होते हैं आजकल के बच्चे। जी, जी। you have seen the golden era also. आपने फिल्मों का वो गोल्डन पीरियड भी देखा है और आप अभी भी देख ही रहे हैं सारा कुछ। टेल मी समथिंग अबाउट दीज फेमस अफेयर्स जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में बड़े फेमस होते हैं, जैसे सलमान ऐश्वर्या का हो गया, या फिर मैनी अक्षय रवीना का है, रणबीर दीपिका का है। सो लोगों को व्हेन दीज पीपल वर इन लव, तो इतना था, इतना ज्यादा था, दैट लव एवरीवेयर, एंड लोग भी प्रभावित हो रहे थे, और एकदम से एक शॉकर मोमेंट आता है जब पता चलता है दैट दे आर नॉट टुगेदर। यस। जहां तक रणबीर और दीपिका की बात है, रणबीर जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, हम्म, तो एज वी ऑल नो कि रणबीर के पिताजी मशहूर एक्टर ऋषि कपूर, वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो, हम्म, एक्टिंग की बात हो, मतलब ओवरऑल जी, फिल्म प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, उसको फिल्मों का एक गहरा नॉलेज हो, ऐसा ऋषि कपूर चाहते थे। तो उन्होंने संजय लीला भंसाली से बात की। संजय लीला भंसाली के सेट पे रणबीर कपूर एज अ असिस्टेंट काम करने लगे। हम्म, और दूसरी तरफ दीपिका जो थी, अ, बेंगलोर से आई थी, और यहाँ फिल्मों में काम पाने के लिए उसने भी काफी जद्दोजहद की, मतलब वो खुद अपना पोर्टफोलियो लेके डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफिसेस जी, जा रही थी। फराह खान और शाहरुख खान ने उनको सिलेक्ट कर दिया ओम शांति ओम के लिए। हम्म, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की शूटिंग साइमल्टेनियसली चल रही थी। ओके, फिल्म सिटी में ही सेट लगा था ओम शांति ओम का हम्म, और सावरिया का। अच्छा, हाँ, ओके, और दोनों के मेकअप आर्टिस्ट एक दूसरे को मेकअप कर रहे थे। रणबीर कपूर को भरत और डोरिस गोडाम्बे, ये जो कपल है, हम्म, मशहूर मेकअप आर्टिस्ट, ये दोनों को मेकअप कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है ना कि एक रैपो बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए, जी, स्टार भी अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ कई बार हम्म, दिल खोलकर बात करते हैं। एंड दैट टाइम द बोथ ऑफ देम वेर न्यू। हम्म, तो डॉरिस ने और भरत गोडाम्बे ने दीपिका को कहा कि कपूर खानदान का जो ऋषि कपूर का जो बेटा है, हम्म, साइड में शूटिंग कर रहा है, ओम शांति ओम के लिए नहीं, सावरिया के सावरिया लिए। के लिए, तो फिर ओ रणबीर, दीपिका ने कहा। हम्म, अब इन्होंने कहा कि रणबीर को कहा कि प्रकाश पडुकोण,
एस टेनिस प्लेयर, अच्छा। उनकी मॉडल बेटी दीपिका ओम शांति ओम के लिए शूटिंग कर रही है। उनको भी सुनकर अच्छा लगा। तो रणबीर ने कहा कि किसी दिन सेट पे जाके मिल लेते। तो ये मेकअप आर्टिस्ट के जरिए दोनों के दोनों का नंबर मिलना। एक्सचेंज हुए। एंड देन अब फोन किसने किसे किया ये तो पता नहीं, लेकिन जो नंबरों का आदान प्रदान हो गया उसके वो बाद ऐसे हुआ। मैंने सुना ये दोनों ग्रैंड हयात के कॉफी शॉप में मिले, बातचीत हुई, दोस्ती हुई, दोस्ती का एक स्टेप आगे गए ये लोग, प्यार हुआ एक दूसरे से। जी। अब इनका रिश्ता क्यों टूटा पता नहीं, बट एवरीवन नोज कि दीपिका वाज मैडली इन लव विथ रणबीर कपूर। उन्होंने रणबीर का टैटू भी अपने गर्दन पे बना लिया था। ये रिश्ता काफी अच्छा चला, उनकी फिल्में भी चली, जी। ऑडियंस ने इस पेयर को पसंद भी किया। एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, अब ये बहुत निजी बातें हैं, मतलब ये दोनों क्यों अलग हुए ये तो सिर्फ वो दोनों ही जानते। हो सकता जी। है कि नीतू जी रणबीर की माँ भी मतलब गहराई से नहीं जानती हो, गहराई से एक वेगली पता होता है कि सर्टन पर्सन इज नॉट गुड विद द नेचर, ओके। या उनकी बातें नहीं अच्छी। लेकिन सच्चाई में व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग ये तो वही व्यक्ति जानता है। जो भी हुआ ये दोनों अलग हो गए। फिर हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं दीपिका डिप्रेशन में चली गई, दीपिका का काम बंद हो गया और उनका मतलब इतना मेंटल हेल्थ उनकी खराब हुई कि उनको ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। आई डोंट नो रणबीर ने भी इस झटके को महसूस किया हो। हम कई बार दिखाते, स्टार भी दिखाते कि वी आर मेंटली वेरी स्ट्रांग, पर दिल चीज है, टूट जाती है, तकलीफ तो होती है। हो सकता है रणबीर को भी इसकी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि मुझे याद है ये जो फिल्म है राजू हिरानी की थी, फिल्म में थी ना संजू। तो इस फिल्म को मैं करूं ना करूं इस बारे में रणबीर बड़े परेशान थे, और एक वो दौर भी था जब रणबीर के पास खास फिल्म नहीं थी। तो उन्होंने मेरे साथ जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के विंडो में बैठकर बाहर देखा करता था। मतलब my mind was empty. I don't know what to do now. What will be the next thing in my life? तो उनकी माँ नीतू ने उनको काफी समझाया, बहुत ज्यादा मॉरल सपोर्ट दिया अपने बेटे को उन्होंने। ये दौर भी गुजर जाएगा, होता है, मतलब जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी करियर में आते हैं, कभी पर्सनल लाइफ में आते हैं। जी, so he was affected in a way. तो somehow he also must have affected with this. जी। इधर दीपिका का तो डिप्रेशन आ गया था, तो दीपिका की माँ कुछ समय मुंबई में रही, दीपिका के माता पिता उनको लेके बेंगलोर गए, और इस सभी मेंटल डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ को लेके वो इतनी सजग हुई कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का भी निर्माण किया, लिव लाफ एंड लव, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू की। तो इस तरह की घटनाओं का जब इंसान पर असर होता है, तो जितना हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान देते हैं, एवरी पर्सन शुड गिव मेंटल हेल्थ को भी उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ये फर्क पड़ा। अब ये नहीं पता कि उन दोनों में क्या हुआ, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक पेयर बॉलीवुड हैज एवर सीन। यस, आगे चलकर जब दीपिका ने रणवीर सिंह के साथ काम करना शुरू किया, तो उन दोनों में प्यार किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ा ये मीडिया ने देखा, क्योंकि बाजीराव मस्तानी के लिए मीडिया को पूना लेके गए थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे रणवीर सिंह दीपिका बैठे हुए थे, शायद भंसाली साहब भी थे, मीडिया सामने बैठा था, लेकिन रणवीर सिंह दीपिका को ही देख रहे थे, वाकई दिस वे। अच्छा। तो ये तो समझ में आ गया कि बंदा इज इन बैडली लव विथ दीपिका। और आगे तो इन्होंने 3 फिल्में की।
रामलीला की, करेक्ट जी। पद्मावत की एंड बाजीराव मस्तानी। तो 3 फिल्मों में दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही हम्म, एंड वी ऑल नो दे गॉट मैरिड और एक अब बेबी हो गए। बेबी जी हो गई जी जी। उनको, तो नेचुरली इनकी गृहस्थी अच्छी चल रही है। हम्म, अम, रणवीर सिंह जहाँ का एक नेचर का सवाल है, कूल बंदा है हम्म, और दीपिका भी बहुत अच्छे परिवार से आती है। शी नोज व्हाट इज द रियल फैमिली वैल्यूज। हम्म, तो जहां तक मेरी अपनी राय है, इनकी भी गृहस्थी बहुत अच्छी ही चल रही है। जी। सो फार नथिंग गोज रॉन्ग इनके। Are they completely opposite in nature? They are, right? हाँ बिल्कुल। जी। रणवीर थोड़े से लाउड किस्म के हैं। हाँ। अम, उनकी लाइफस्टाइल देखिए, हम्म, उनके बात करने का उनके तरीका कपड़े। देखिए, उनके कपड़े। लेकिन एज एन एक्टर ही इज ग्रेट हम्म, एंड सो इज दीपिका। जी। दीपिका तो प्रूव कर चुकी है कि एक मॉडल भी एक्ट कर सकती है हम्म, और वो सुना है कि शी एंड आलिया इज गेटिंग द हाईएस्ट रेम्यूनरेशन इन बॉलीवुड। जी। दीपिका एंड आलिया, दैट्स ट्रू। हम्म। जी। अब हमने इतनी लव अफेयर्स की जो बातें करी हैं, व्हाट अबाउट हेट्रेड? हमने हेट्रेड भी बॉलीवुड में काफी देखा है, जैसे सलमान शाहरुख के बीच एक टिफ हो गया था, देन सलमान और विवेक ओबरॉय के बीच में भी काफी प्रॉब्लम हो गया था बीच में, काजोल और करण जौहर के बीच हो गया था। सो कैसे होता है, मतलब बाद में जो ये बॉलीवुड में ही एक दूसरे के साथ टिफ हो जाते हैं, तो दूसरे लोग कैसे लॉबीज कर लेते हैं कि किसका साथ देना है किसका नहीं देना है? ये डिपेंड करता है अपने अपने रिलेशन के ऊपर। हुँ, अब कुछ साल पहले ये भी सुनने में आया कि अजय देवगन को शाहरुख खान ज्यादा पसंद नहीं है हुँ। क्योंकि काजोल इज जी, क्लोज टू एसआरके। जी। इनकी रोमांटिक पेयर बहुत चली। आज भी अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन दोनों को लेके फिल्म शुरू करता है तो ऑडियंस इज गोइंग टू वॉच इट, नो यस, डाउट। मतलब हिट हो ओपनिंग तो जाएँगे। जबरदस्त लगनी ही लगनी है। करेक्ट। तो ये बीच में सुना था, लेकिन ये बादल चले गए। हुँ, मतलब जो सुना था, जो एक माहौल क्रिएट हुआ था कि जी। अजय देवगन पसंद नहीं करते शाहरुख खान को, वो मामला खत्म हो गया। वैसे ही कईयों से सुना मैंने कि धर्मा प्रोडक्शन के अपने कैंप है और हुँ, उनके करण जौहर के कैंप में काम करने वाले उनकी बहुत मतलब हाँ जी करते हैं। करण जौहर इज किंग फॉर देम। तो करण जौहर के कैंप में काम करने वाले लोगों को अगर बाहर काम मिलता है हुँ, तो फिर कई तरह की बातें शुरू होती है कि ये तो करण जौहर के कैंप का बंदा है। जी। आप देखिए ना, यू मे टेक नेम ऑफ रानी मुखर्जी, सैफ अली खान, काजोल, हुँ, इन सभी बड़े स्टार्स को पनाह तो दी है धर्मा प्रोडक्शन जी, ने। जी, जी, ऑफ कोर्स, एंड नाउ जानवी और भी है। और भी है, हुँ, नेचुरली अनन्या पांडे। हुँ, तो ये जो टिफ होता है या थोड़ा सा मनमुटाव होता है, इस तरह की बातें सुनने में आती है कि इसका इनसे नहीं जमता। somehow everything is fair in love and war। वैसे हुँ, बॉलीवुड में सब कुछ चलता है, वो टाइम बीइंग होता है। हुँ, जैसे कॉमन लोगों में, एक आम इंसान में दूसरे इंसान के साथ अगर मनमुटाव होता है तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पैचअप तो होता ही है। जी, जी। तो वैसा ही है। हुँ, मतलब ये मैंने देखा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि शाहरुख और सलमान के बीच में अगर रिश्ता अच्छा नहीं है हुँ, तो वो हमेशा है, ऐसा नहीं। जी। अभी सारा खानदान एक हो चुका है, खान अच्छा, स्टार्स। जी। हम्म। पूजा जी, मुझे एक बात बताइए, व्हेन वी टॉक अबाउट अमिताभ बच्चन इज़ द स्टार ऑफ द मिलेनियम, हम ये कह सकते हैं, और रेखा जी, रेखा उस वक़्त उमराव जान नहीं बनी थी, तो इनके बीच जो ये कहते हैं ना लव अफेयर या एक सॉफ्ट कॉर्नर की शुरुआत कैसे हुई? हाउ डिड रेखा फॉल इन लव विद अमिताभ बच्चन? हम्म, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक है, हम सभी कहते हैं और वो है भी। हुँ, मतलब उनके जैसा कोई एक्टर नहीं है कि जिनसे हम इंस्पायर्ड नहीं हो सकते। करेक्ट। ही इज एक्टर पार एक्सलेंस। लेकिन उनमें ऐसी कई चीजें हैं जिनको सदियों तक याद रखा जाएगा। उनके मैनर्स, उनके एटिकेट्स, लैंग्वेज पर उनका प्रभाव,
मेहनत करने का जज्बा क्या नहीं है उनमें। जी। तो हुआ कुछ ऐसे, मे बी आफ्टर जंजीर हिट होने के बाद जया और अमित जी की शादी हुई। उसके बाद दो अनजाने फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ और रेखा को साइन किया गया। दुलाल गुहा इसके डायरेक्टर थे। इसकी शूटिंग कोलकाता में हुई। तो जब अमित जी सेट पे पहुंचते थे तो वो वक्त के बड़े पाबंद थे, समय पे पहुंचते थे। 9 बजे की शिफ्ट है, अमित जी विथ मेकअप सेट पे 9 बजे हाजिर, पौने 9 बजे हाजिर। और रेखा जी का आता पता नहीं। एक दिन हो गया, 2 दिन, कई दिनों तक ये अच्छा। सिलसिला चलता रहा। अमित जी नाराज हो गए। उन्होंने अपनी शिकायत दुलाल गुहा साहब के पास की कि रेखा जी क्यों नहीं सेट पे वक्त पे आती है। मतलब उनको इस बात का लिहाज तो करना चाहिए कि उनके साथ बाकी आर्टिस्ट भी काम करते हैं। दुलाल गुहा साहब ने रेखा जी को समझाया। अमित जी को ये कहा कि अब उनकी ये फितरत बन चुकी है, मतलब लेट लेट आना आने की। और दूसरों को ग्रांटेड लेना और खुद की थोड़ी सी मनमानी करना। तो ये रेखा जी का नेचर अमित जी के कुछ समझ में नहीं आया। अमित जी एज यूजुअल टाइम पे आते ही रहे। और दो अनजाने की शूटिंग में सुना है कि रेखा कई बार सेट छोड़कर शॉपिंग के लिए कोलकाता घूमने जाती थी। अच्छा। और जब शॉट की बारी आती थी, कैमरे लगते थे, तो रेखा अपने डायलॉग भी भूल जाती थी, क्योंकि शी वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड ना एट दैट टाइम। और अमित जी अपने डायलॉग प्रिपेयर्ड करके आते थे, रिहर्सल करते थे। और जब कैमरा ऑन हुआ तो अमित जी अपनी स्टाइल के अनुसार डायलॉग बोल दिया करते थे और रेखा जी भूल जाती थी। और रेखा का हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी गड़बड़ था उस वक्त। बेसिकली साउथ इंडियन थी, मतलब अभी भी है। तो उनकी हिंदी भी कानों में खटकने जैसी थी, पर उस दौर में सब कुछ चल गया। रेखा ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमित जी को कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अमित जी को नोटिस किया कि इनकी हिंदी कितनी अच्छी है, एक प्रभाव डाला उन्होंने। हाँ, मतलब उनको लगा कि वाकई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। अपना काम होने के बाद सेट पे ही एक साइड बैठ गए, किताब पढ़ने लगे, न किसी के साथ बातचीत, मतलब अपने आप में रहते हुए वो किरदार में जाते थे। तो ये जो उनका ट्रांजिशन था, रेखा पर इसका प्रभाव आ ही गया। उनको वो अच्छे लगने लगे और बात देखिए कि दो अनजाने फिल्म चल गई और उसके बाद कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इन दोनों को साथ में साइन किया। तो शूटिंग के दरमियान एक रैपो बढ़ता गया और अमित जी की जो क्वालिटीज थी, उनका मैजिक तो चलना ही चलना था रेखा पर, शायद हो सकता है किसी भी एक्ट्रेस पर जी। एक तो उनकी बैकग्राउंड, उनकी हिंदी, उनकी मेहनत, एज एन एक्टर उनकी जर्नी, कई सारी चीजें थी। तो रेखा समझते ना समझते हुए उनसे प्यार करने लगी। शायद अमित जी भी करने लगे होंगे जी। तो इन दोनों का प्यार आगे बढ़ता गया। गॉसिप मैगजीन उस दौर में इस बारे में काफी कुछ चर्चा होने लगी। अब तो गॉसिप मैगजीन ही नहीं रही। अब नहीं रही। अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। सब ऑनलाइन अवेलेबल है और इतना छपकर भी कहीं आता नहीं है कि फला स्टार का फला एक्ट्रेस के साथ कुछ हो रहा है। तो जब इसकी चर्चा जया जी ने सुनी तो नेचुरली उनके घर में इस बारे में चर्चा तो हुई होगी। आप सुनने में ये आता है कि जया जी ने रेखा जी को अपने घर पर लंच के लिए इनवाइट किया। अमित जी उस वक्त थे नहीं, शूटिंग पे चले गए थे, उनकी कोई इंडिपेंडेंट फिल्म थी। रेखा जी को कहीं ना कहीं शायद खुशी महसूस हुई होगी कि जया जी ने बुलाया है, आखिर बात क्या है। रेखा चली गई उनके घर में प्रतीक्षा में, पुराने बंगले में खाना वाना खाया और जब रेखा निकली तो जया जी ने उनको सिर्फ 2-4 लाइनें में सुनाया कि देखिए रेखा जी, ये न भूलिएगा कि अमित जी मेरे पति हैं और मेरे ही रहेंगे
और ये बात भी मत भूलिएगा कि वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। हमारी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है और हम ऐसे परिवार से है जहां फैमिली वैल्यूज इज क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो उन्होंने बहुत कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। अब नेचुरली रेखा तो समझ ही गई। उस दिन से रेखा धीरे धीरे अमित जी से दूर होते गई और सुनने में ये आ रहा है कि अमित जी के पिताजी साहित्यिक हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने बेटे से ये कहा ही होगा कि अब बहुत हो गया, अब रेखा के साथ तुम कोई फिल्म नहीं करोगे। उसके बाद इनकी फिल्में आना बंद हो गई। वो तो यश चोपड़ा की डेयरिंग थी कि उन्होंने अमित जी, जया जी और रेखा को लेकर सिलसिला फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया जी। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि शुरुआत में ये 3 कलाकार नहीं थे। अमित जी तो थे, अमित जी एंड देन परवीन बाबी और स्मिता पाटिल। अच्छा, ये 3 थे। ये ओरिजिनल 3 कलाकार थे। अब किसी न किसी कारणवश स्मिता जी की डेट्स नहीं थी, परवीन बाबी अवेलेबल नहीं हो सकी। तो ये दोनों निकल जाने के बाद यश जी को लगा कि अगर इस फिल्म में हम रियल लाइफ कपल जया जी और अमित जी को लेते हैं और अमित जी और रेखा का तो गॉसिप पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो शायद फिल्म भी चल जाए। तो एक कहीं ना कहीं कमर्शियल बात भी उनके दिमाग में थी कि फिल्म चल जाए। तो जया जी को उन्होंने मनाया, अब जिस फिल्म में मेरे पति काम कर रहे हैं तो वो क्यों ना। हालांकि आप और हम सभी जानते हैं कि जया जी ने तो फिल्मों से अलविदा कह ही दिया था। मतलब हैट्स ऑफ टू दैट लेडी कि उन्होंने एक एक्ट्रेस के रूप में इतना अच्छा काम करने के बावजूद अपने करियर पर पानी छोड़ दिया जस्ट टू लुक आफ्टर द होम, द किड्स और अपब्रिंगिंग ऑफ देयर किड्स। तो जया जी ने इस फिल्म में हाँ कह दिया और फिर रेखा, जया और अमिताभ को लेके सिलसिला फिल्म शुरू हुई। इस फिल्म के गीत संगीत की तो मतलब मैजिक थी ये फिल्म, मैजिकल स्टिल इज दैट कंटिन्यूज। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। अब इन दिनों जिस तरह फिल्मों का रीरन फिर से शुरू हुआ है जी, तुम्बाड़ फिर से रिलीज हुई वो भी चली। पिछले दिनों दिया मिर्जा की रहना है तेरे दिल में वो फिल्म लगी, उस फिल्म को भी, क्योंकि अब फिल्में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब्सटैंशियल है ही नहीं। एक्टिंग के नाम पे वो पहले जैसी बात नहीं पहले रही जैसी बात नहीं, ना गाने पहले जैसे हैं ना आई थिंक पिक्चरें वैसी बन रही है अब जो स्टोरी हुआ करती थी। ओटीटी ने कमाल किया है मतलब कैप्चर कर लिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हर इंसान आजकल ये चर्चा करता है कि ओटीटी पे ये वेब शो देखा, वो फिल्म देखी जी। हॉरर जॉनर ने हेप्टोनाइज कर दिया है जी 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 जी। इसी के साथ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ओनली, कोई आइडियल कपल जिनसे आप मिले हो फिल्म इंडस्ट्री में? अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो पोजीशन है शुरू से लेके आज तक है, मतलब उनके बारे में रिस्पेक्ट के सिवा और मुंह से कुछ और निकलेगा भी नहीं। तो दिलीप कुमार और सायरा बानो इज आइडियल कपल एंड द वे सायरा बानो जी हैज लुक आफ्टर हर हस्बैंड जी जी जी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उनको डिमेंशिया हो गया था, उनको याद नहीं रहता था। हमने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जब उनकी किताब रिलीज हुई ऑटोबायोग्राफिकल दिलीप कुमार साहब की, तो वो सायरा जी को उनके टच से जानते थे एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू होल्ड हर हैंड। सायरा जी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा सायरा जी ने। लेकिन एक दौर ऐसा था कि मुझे मेरी मैगजीन के लिए सेलिब्रिटी कपल एंड वाइफ के इंटरव्यू करने पड़ते थे जी। तब मुझे बताया गया था कि मैं सायरा बानो और दिलीप कुमार का इंटरव्यू करूं। वो उस दौर में भी मुश्किल था क्योंकि इंटरव्यू देना तो दिलीप कुमार साहब ने उनके करियर में हार्डली कुछ इंटरव्यूज दिए होंगे जी, जी। अपने दौर में। वे भी मुझे नहीं लगता 1970 के बाद उन्होंने कोई इंटरव्यू दिए होंगे। आपने किया उनके साथ? हाँ, ये कपल इंटरव्यू के लिए मैंने एक बार किया और दूसरी बार मैंने जब किया
जब दिलीप कुमार साहब ने भोजपुरी फिल्मों का प्रोडक्शन शुरू किया, भोजपुरी। हम्म, तब उनके घर में जाना हुआ और ओके। आई हैव इंटरव्यूड देम। तो मुझे मतलब हम सभी जानते भी है और एक सच्चाई भी है कि सायरा बानो ने बहुत अपने पति की सेवा की और आज भी यूसुफ साहब दिलीप कुमार की उनको कमी अखरती है। तो जब मैं उनके पाली हिल स्थित बंगले पे गई इंटरव्यू करने के लिए, तो मैंने देखा कि उनके बंगले में हर कोने-कोने में मतलब आप 2 कदम चलो नहीं, बड़े-बड़े फिश टैंक रखे थे। उनके गार्डन में वॉटरफॉल था। मैंने सोचा कि बंगला तो बहुत बड़ा है, सुंदर भी है, एस्थेटिकली डेकोरेटेड भी है। क्या वजह हुई होंगी कि इतने सारे फिश टैंक रखे होंगे? नेचुरली जब हम फिश टैंक रखते हैं, तो उनका मेंटेनेंस भी उतना ही ज़रूरी जी। होता है। तो मैंने सायरा जी को पूछा, मैंने कहा सायरा जी कोई वजह है कि इतने सारे फिश टैंक मतलब ये तो आपकी चॉइस होगी या दिलीप साहब की चॉइस होती। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मतलब बंगला हमारा बड़ा है और 2-4 भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे एक वजह भी है। वजह ये है कि दिलीप कुमार का मेंशन वो साहब करती थी। साहब ने इतनी सारी ट्रेजेडी फ़िल्में की है। मतलब सभी उनको अभिनय सम्राट या फिर जी। ट्रेजेडी किंग नाम से पहचानते हैं। उन्होंने इतनी सारी ट्रेजेडी फ़िल्में की, नेगेटिव फ़िल्में की। इनकी बड़ी तकलीफ होती है उनको। मतलब उनकी आँखों से पानी आने लगता है। अच्छा। माइग्रेन की तकलीफ हो जाती है। ओके। सर दुखता है और सर इस कदर दुखता है कि आँखों से पानी बहने लगता है। लो फ़ील करने लगते वो। तो हमने कई डॉक्टरों से परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ये एक वाटर थेरेपी है। जब आप आँखों के सामने पानी देखते हैं, फिर वो बारिश का हो, वॉटरफॉल हो या फिर फिश टैंक फिश हो, टैंक। तो अगर आप इसको दिलीप साहब के आँखों के सामने रखते हैं, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम कम हो जाए उनकी। ओके। तो उसके बाद उन्होंने रखा, अपने गार्डन में भी वॉटरफॉल रखा। तो फिर मैंने कहा कि ये वाटर थेरेपी करने का कुछ आपको प्रभाव महसूस हुआ? बोली हाँ, अब उनको माइग्रेन की तकलीफ कम है। ओके। हुँ, मतलब काम किया। हाँ, मतलब इट रियली वर्क्ड फॉर देम। हुँ। तो ये उनके घर में था। जी। सायरा जी ने कहा कि एक दौर ऐसा भी था कि साहब और वैजयंतीमाला इनकी फ़िल्में हिट रही। 5-6 फ़िल्में उन्होंने साथ में की। तो जब भी मैं मैगज़ीन्स में इन दोनों की फ़ोटो देखती थी, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। तब मैगज़ीन का ही दौर था, जी। तो टीवी था नहीं, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं उठता। हुँ। तो मुझे गुस्सा आता था और मैं दिलीप साहब और वैजयंती माला, इनके फ़ोटो देखती थी, तो वो मैगज़ीन फाड़ डालती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं हूँ तो किसी एक्ट्रेस के साथ इनकी फ़ोटो क्यों? हालाँकि शी जी। वाज़ हरसेल्फ एक्टर। या। बाद में ऐसा महसूस हुआ कि वैजयंतीमाला वाज़ नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद दिलीप कुमार। वक़्त के साथ धीरे-धीरे क्यों? शाय सम बता रीज़न? रही जी। हूँ। वक़्त के साथ धीरे-धीरे सायरा जी भी समझ गई कि वैजयंतीमाला और दिलीप कुमार में ऐसा कुछ था नहीं। हुँ। उस दौर में ये सुना था, हालाँकि मैं भी उस दौर में थी नहीं, पर ये सुना था, कई बुज़ुर्ग लोगों से बात की। और अभी चंद महीने पहले जब पद्म विभूषण मिला इनको, वैजयंती जी को, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। जी। तो वैजयंती माला मतलब मधुबाला से तो दिलीप कुमार साहब की शादी नहीं हो पाई। तो ये भी सुना था कि वैजयंती माला एंड दिलीप कुमार चाहते थे कि वैजयंती की उनकी शादी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं था। पर दैट टाइम वैजयंती माला वाज़ अट्रैक्टेड टू राज कपूर। अच्छा। तो जी। ये भी रिश्ता होने से रहा ना। तो मतलब सायरा जी भी आश्वस्त हो गई कि ऐसा कुछ था नहीं। मतलब वैजयंती जी और दिलीप साहब इनके बीच में शादी तो होने से रही। क्योंकि वो शादी हो जाती शायद जी। राज कपूर और वैजयंतीमाला की। और अगले पड़ाव पे उनको पता चला कि वैजयंतीमाला और दिलीप साहब एक दूसरे से बात नहीं करते।
तो उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो एक बार किसी फंक्शन के कारण, किसी अवार्ड सेरेमनी के लिए दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो, वैजयंती माला और उनके पति, तब उनकी शादी हो चुकी थी डॉक्टर बाली से, जी। ये सब दिल्ली गए जहां अवार्ड फंक्शन होने वाला था। तब छोटे छोटे टेबल थे, सब सेलिब्रिटीज बैठी हुई थी। तब सायरा जी ने वैजयंती माला को अप्रोच किया कि क्यों नहीं बात कर रहे हो दिलीप साहब के, आप दोनों ने तो काफी हिट फिल्में दी। तब वैजयंती जी की बातचीत से सायरा जी को ये जानकारी मिली कि दिलीप कुमार साहब की एक बड़ी हिट फिल्म रही राम और श्याम, उसमें उनका डबल रोल था जी। तो एक डबल रोल के इसमें वैजयंती माला वॉज इन, वो साइन होने वाली थी। लेकिन वैजयंती जी को ये पता चला, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी कि उनको फिल्म से हटा दिया और उनकी जगह पे वहीदा रहमान को लिया गया। तो ये बात वैजयंती जी को नागवार गुजरी कि मुझे हटाकर दिलीप साहब ने वहीदा जी को क्यों लिया। ऑन द कॉन्ट्री, आई एम अ हिट टू हिम, हिट एक्ट्रेस विथ हिम। तब वैजयंती माला को सारी सच्चाई दिलीप कुमार साहब और सायरा जी ने पूरी बताई कि ऐसा कुछ नहीं था, कुछ डेट्स की प्रॉब्लम थी और ये तो सारा इशू तो नेचुरली प्रोड्यूसर डायरेक्टर का ही होता है, एक एक्टर तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये गलतफहमी दूर हो गई और तब जाके वैजयंती माला और दिलीप कुमार के बीच में जो मनमुटाव था वो दूर हुआ। और वो भी सायरा जी के कारण। जी जी जी। अब जब आपने वहीदा रहमान की बात करी है, उन्होंने बहुत समय तक शादी नहीं की, बहुत समय तक नहीं की, करेक्ट? और की तो आई थिंक वेरी लेट इट वाज। वहीदा जी के साथ ही ऐसा हुआ ना कि उनकी वो मिला के 4 बहनें थी। हैदराबाद के पास साउथ में जन्म हुआ, आगे चलकर करियर उनका जी साउथ में हुआ। तो उनकी बहनें वक्त के साथ धीरे धीरे सेटल हो गई और वो इनका फिल्म करियर अच्छा चल रहा था। एक वक्त ऐसा भी था कि वहीदा जी और गुरुदत्त के बारे में लोग बातें बताने लगे और वो गुरुदत्त साहब की फेवरेट एक्ट्रेस थी जी। तो बातें तो बननी ही थी, लेकिन गुरुदत्त वाज ऑलरेडी मैरिड। जब वहीदा जी को मैंने पूछा कि आप गुरुदत्त के बहुत करीब थी, कैसे थे वो एज अ डायरेक्टर, एज अ पर्सन, तो उन्होंने कहा डायरेक्टर तो लाजवाब थे, लेकिन एज अ पर्सन काफी निगेटिव सोचा करते थे। तो हो सकता है वहीदा जी ये सोचती होंगी कि गुरुदत्त अपनी पत्नी गायिका गीता दत्त को अपने अपने से दूर करे, तब जाके वहीदा जी उनके साथ शादी कर सकती है ना। तो गुरुदत्त ने ऐसा किया नहीं और वहीदा जी को भी ये बात समझ में आई कि अगर मैं इनके साथ शादी करती हूँ तो ये इंसान बहुत ज्यादा निगेटिव सोचता है। कैसे हो पाएगा आगे, कैसे हो पाएगा मतलब कैसे निभेगी मतलब एक ब्याहता जिंदगी में आप हर कदम पर निगेटिव बातें सोचने लगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं, आगे पनपेगा नहीं। खुद ही उन्होंने बैक सीट ले ली और गुरुदत्त के साथ शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठा। देवानंद के साथ उनका रैपो बहुत अच्छा था लेकिन रोमांस का नहीं था। वहीदा जी ने देवानंद के साथ के बारे में कहा कि ही वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड, लिटरेचर का बड़ा शौक था, लेकिन वो किसी एक्ट्रेस के पीछे घूमने वाले नहीं थे। अगर कोई एक्ट्रेस प्यार उनसे करती है देव साहब के साथ तो वो उसकी प्रॉब्लम है, एक्ट्रेस की वो एक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, देव साहब की नहीं है। तो देवानंद साहब के साथ भी तो शादी करने का सवाल ही नहीं उठा। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं उनकी शादी रुकी रही। उन्होंने कमल रेखी इस एक्टर के साथ एक फिल्म की थी शगुन नाम की। अनफॉर्चुनेटली शगुन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और शगुन फिल्म की शूटिंग के दरमियान वहीदा जी वॉज ऑलवेज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन लेडी, बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी वो, और उनसे भी ज्यादा शर्मीले थे कमल रेखी साहब। तो इन दोनों के बीच में हाय हेलो तक रिश्ता रहा। कुछ सालों बाद यश जौहर जो थे
प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर के पिता कमल रेखी ने यश जौहर साहब को कहा कि मैं वहीदा से प्यार करता हूं तब से, जब हमने शगुन फिल्म साथ में की। तो यश जौहर ने कहा तो इतने दिन खामोश क्यों रहे? मान लो कि उसकी शादी हो जाती तो तुम तो ऐसे ही रह जाते। नहीं, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। तो यश जौहर ने वहीदा जी को कहा कि कमल रेखी तुमसे मिलना चाहते। तो वहीदा जी तो टोटली नो नॉनसेंस लेडी, क्यों क्यों मिलना चाहते हैं, क्या काम है? शी स्टार्टेड आस्किंग दिस जी काइंड जी ऑफ जी क्वेश्चंस। तो कमल रेखी साहब उनके घर पहुंचे। हालांकि यश जौहर साहब ने उनको बताया नहीं था कि वो किस सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे। और वहीदा जी ने तो ये सोच लिया कि वो होटेलियर थे, उनकी कोई होटल वोटल भी थी। वहीदा जी ने ये सोच लिया कि चूंकि वहीदा वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, शी वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस जी इन दोज डेज, ये मुझसे फाइनेंस के लिए आए हैं। अब वो कमल रेखी साहब वहीदा जी के सामने बैठ गए। तो हाय हेलो हुआ। तो कमल जी ने कहा वहीदा जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहती। लेकिन आपने तो बात सुनी नहीं, मुझे मालूम है आप किस लिए आए हो मेरे पास। क्या? नहीं यही ना, आप मुझसे फाइनेंसेस मांगने आए हो ना होटल के लिए। सॉरी, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू गिव यू एनी काइंड ऑफ फाइनेंसेस। वो तो देखते ही रह गए, नहीं मैंने तो कोई फाइनेंस की बात ही नहीं की। तो मुझे यश जौहर ने फोन किया था कि आप आने वाले हैं मुझसे, मैं तो पहले ही उनसे मना कर रही थी कि मत भेजिए। फिर उन्होंने अपना टोन बदलते हुए कहा कि नहीं आप मुझे अच्छी लगती है, हमने साथ में शगुन फिल्म की, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तब वहीदा जी हक्का बक्का रह गई कि अरे मैं क्या समझ रही थी, और क्या, और इनके ये तो दिमाग में प्रपोजल लेकर आ गए। हाँ वो तो वेडिंग प्रपोजल लेके आए। तो इट वाज अ वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम कमल जी ऑल्सो। और इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि वो कुछ और समझ जी जी बैठी। जी हालांकि वहीदा जी ने उनको उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, आप जा सकते हैं, आई टेक लिटिल टाइम टू थिंक ओवर। वो चले गए। और फिर बाद में इन्होंने यश जी ने इनको फोन किया और कहा भी कि इस बारे में तुम सोचो, अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुमने शादी नहीं की, तो ही इज वेरी सीरियस फॉर जी दिस प्रपोजल। जी अब उन्होंने कन्विंसिंगली इनको बताया कि शादी कर लो, मतलब ही इज अ वेल सेटल्ड मैन, वन वुमन मैन है, इनके लाइफ में कुछ और ऐसा है नहीं। तो वाकई वहीदा जी को बहुत अच्छे पति मिल गए और उनके कहने पर मैरिज वहीदा जी ने गॉट हाँ कहा, सेटल्ड दे गॉट मैरिड। जी काफी समय तक वहीदा जी और उनके पति कमल रेखी साहब बेंगलोर में रहे। वहां उनका फार्म हाउस था और आज भी है। उनके एक बेटा एक बेटी हुए और इसीलिए बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, परवरिश के लिए वहीदा जी ने कुछ समय तक फिल्मों से ब्रेक वो लिया दूर रही थी। जी जी अगर मैं पूजा जी आपको बॉलीवुड का एक डार्क साइड भी है जिसे हम कास्टिंग काउच कहते हैं, इज दैट रियल? क्योंकि अभी हमने रिसेंटली ना कॉलीवुड इंडस्ट्री में भी देखा कि एक मूवमेंट चल रहा है अभी। क्या बॉलीवुड में आप ये देखती है फ्यूचर में होगा? कास्टिंग काउच तो है, इनजस्टिस होते हैं, अपकमिंग एक्ट्रेसेस के साथ गलत व्यवहार होते हैं। जी लेकिन अब सवाल ऐसा उठता है कि हर कोई इसके बारे में कुछ बोलना कहना नहीं चाहता। एक तनुश्री दत्ता थी जिन्होंने नाना पाटेकर के खिलाफ बोला था बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं खामियाजा अक्सर एक्ट्रेसेस को भुगतना पड़ता है, ये भी हमने देखा। बीच में फराह खान के भाई साहब और डायरेक्टर साजिद खान, इन्होंने भी कई एक्ट्रेस के साथ गलत व्यवहार किया, उसके बारे में भी चर्चा हुई। कुछ समय के लिए ये बातें सामने आती है, फिर सब फिर कुछ बंद हो ठंडा जाता होता है है, फिर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। फिर कुछ घटना घटती है, फिर चर्चा होती है, फिर मामला रफा दफा हो जाता है। ये तो हम देखते हैं। आपको शायद याद हो, एक जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, इन्होंने शोमैन सुभाष घई के बारे में इल्जाम लगाया था। ओके कि ममता जी ने उनको खाने पे बुलाया और उन्होंने कुछ इनडिसेंट प्रपोजल की बात ममता के साथ की।
और ममता ने उसके बारे में मीडिया को बताया। अब इसमें ममता की भी गलती हो सकता है घई साहब ने भी कुछ बातों बातों में कह सुना दिया हो, लेकिन somehow I feel how you take the things। अगर आप जी। किसी बात को सही समय पे आवाज उठा सकते हैं, उसके खिलाफ उन्हीं बातों को वही रोक सकते हैं, तो बातें चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन ये चीजें होती रही है, हो जी। सकता है भविष्य में होगी। कास्टिंग काउच पहले भी होते होंगे, लेकिन अक्सर हमने देखा कि उस वक्त कलाकारों का चयन तो डायरेक्टर ही करते थे। तो अपकमिंग एक्ट्रेस अगर है तो उनको डायरेक्टर को खुश करना पड़ता था। खुश इन द मायने अपने एक्टिंग स्किल से, या फिर खुद को एक्सपोज करने से, या उनकी कोई कंडीशंस को मानते डिमांड्स, हुए, जी, उनकी जो डिमांड्स है वो। डिमांड से। तो पहले तो ये काम डायरेक्टर का होता था। आगे चलकर कास्टिंग डायरेक्टर आ गए। अब इंडस्ट्री में मुकेश छाबरा का नाम काफी है, जिन्होंने फिल्म दंगल से लेके अभी तक कई फिल्मों की कास्टिंग की, लेकिन कभी उनके खिलाफ किसी ने बात नहीं की। उनका नाम, रेपुटेशन काफी अच्छा है। कास्टिंग डायरेक्टर में, कास्टिंग एजेंट में कई बार अभी आजकल काफी महिलाएं भी आई हैं। तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी एक्ट्रेस को इस बारे में इनसिक्योर महसूस हो। तो जी। ऐसा नहीं है मतलब। बट आपके पास कभी ऐसे कोई एक्ट्रेस आई है, आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है बॉलीवुड में, किसी ने आपको बताया हो कि उनके ऊपर ऐसे हुआ है कास्टिंग काउच वाला सीन, या आर देयर मेल एक्टर्स आल्सो जिन्हें ये फेस करना पड़ा हो? इंडस्ट्री में एक पीआर शख्सियत ऐसी थी जो अपकमिंग स्ट्रगलर एक्टर्स के साथ वैसे पेश आती थी, पर किसी एक्ट्रेस ने तो ऐसा डायरेक्टली कहा नहीं। ये सारी बातें ममता कुलकर्णी कहिए, तनुश्री दत्ता कहिए, इन्होंने जो भी कहा वो बाद में एक्सपोज हो चुका। फिर जब उसका बवंडर बना तभी बातें ये सामने आई। अब हम किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं तो नेचुरली एक्टर या एक्ट्रेस सीधे सीधे तो ये कहते नहीं है। जी। साजिद खान ने कितने लोगों के साथ ऐसा किया, तो उन एक्ट्रेसेस ने बाद में बोला भी। अब 2 रोज पहले मैंने मराठी इंडस्ट्री की एक मशहूर एक्ट्रेस का इंटरव्यू किया। शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एज वेल। तो मैंने यही सवाल उनसे किया। मैंने कहा आजकल टॉलीवुड में हेमा कमेटी काफी स्ट्रांग हो चुकी जी। है और वो इस बारे में सख्त कदम भी उठा रही है। आपकी बैकग्राउंड नॉन फिल्मी है, तो ऐसा कोई गलत अनुभव तो आपको हुआ होगा। उसने मुझे हंसकर ये जवाब दिया कि किसी की मजाल ही नहीं है। ऐसा तो उनके साथ होता है, दोज हु वांट्स टू वर्क डेस्परेटली। इंडस्ट्री में काम करना बाय हुक और क्रुक जिनकी जरूरत है, पैसे की कहिए, ग्लैमर की कहिए, या किसी और लालच की, जी। उनके साथ गलत हो सकता है। मतलब आप एक हाथ से दे और दूसरे हाथ से ले। लेकिन जिनको अपॉर्चुनिटी सामने से आती है उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। एंड दैट एक्ट्रेस डिनाइड टोटली। बोली आप देखिए ना मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरे साथ मेरा पूरा परिवार खड़ा है। अगर कोई डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंसी मुझे इंडिसेंट प्रपोजल देता है तो मतलब मैं बर्दाश्त कैसे करूंगी। पहले स्टेप पे ये मामला खत्म हो जाएगा। मैं खुद सक्षम हूं इस मामले को हैंडल करने की, तो इसकी कोई कंट्रोवर्सी तो बनने से रही। जी। होता है ऐसे, आगे भी होता रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप इस बात को कैसे लेते हो। जी, जी, जी। एक हम ना जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वी हैव सीन अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स। वैसे ही बिजनेसमैन और हम बॉलीवुड का भी एक रिलेशनशिप देखते हैं। व्हेन समवन फ्रॉम ईदर साइड गेट्स मैरिड टू ईच अदर, यहाँ से और वहां से, तो हम देखते हैं ये रिश्ता निभता भी है, स्टेबल भी रहता है। ये वाली जो जोड़ियां हैं वो कैसे बनती है? यूजुअली इनके रिलेशनशिप्स जो है वो हमेशा स्टेबल भी रहते हैं, भले इनके नेचर जो है वो पोल्स अपार्ट है।
पर इनकी जोड़ियां टिक जाती है। तो खासकर अभी हम किसी नई जोड़ी को देखते हैं अभी जो पॉपुलर नहीं हुई है लेकिन आपको पता हो। मैं थोड़ा सा इस मामले में आपसे डिफर करती हूँ। हम्म। वो इसलिए कि रवि शास्त्री और अमृता सिंह का स्ट्रॉन्ग अफेयर था। ही वॉज अ क्रिकेटर एंड शी वॉज डूइंग वेरी वेल इन द बॉलीवुड। अमृता सिंह जी। टैलेंटेड भी थी, सुंदर भी थी, लेकिन इनका प्यार आगे नहीं बढ़ पाया। हम्म। लेकिन एक आइडियल कपल रहा शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूर अली खान पतौड़ी। इनकी तो शादी की मिसाल दी जाती है। जी। रीना रॉय, मोहसिन खान अलग हो गए। मतलब ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ साल पहले सागरिका घाटगे, विजेंद्र जी घाटगे जी की जी। बेटी, और उनके क्रिकेटर हस्बैंड सम खान। जहीर खान, यस, उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही हम्म। है। दे आर डूइंग प्रीटी वेल। जी। तो ये कनेक्शन शायद क्रिकेट और अभिनय का नहीं है, लेकिन हाँ, क्रिकेट के कुछ सितारे बॉलीवुड के सितारों के साथ उनका प्यार होता है। कभी प्यार होता है लेकिन वो बात वही खत्म हो जाती है। कभी वो आगे बढ़ते हैं और शादी हो जाती है। जी और शर्मिला टैगोर और नवाब मंसूर अली खान पटौदी की तो एक मिसाल ही बन गई। जी जी जी। एब्सोल्युटली। इसी वही तो मैं आपको पूछ रही थी कि कोई नया है अभी जिनके बारे में आपको पता है, कोई नया कपल जो बन रहा है अभी। नहीं नहीं, मैंने तो इनके बारे में सुना था, सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा। सारा। हाँ, एंड द क्रिकेटर शुभमन गिल। हाँ, वो टूट गया। वो मामला आगे बढ़ने से पहले टूट गया। अच्छा। लेकिन सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी, आतिया शेट्टी। केएल राहुल की शादी हो गई। दे आर डूइंग वेल। जी जी तो ये तो होता है, कुछ जी। शादियां आगे हो जाती है, बढ़ती है शादी नहीं, के बट रिश्ते। मैक्सिमम 90% ऑफ देम वर्क स्टेबल रिलेशनशिप में है वो आज भी ऐसे। तो कुछ रिश्ते चलते हैं, कुछ नहीं भी चलते। पर हाँ, ये कनेक्शन तो रहा, बॉलीवुड एंड क्रिकेट। है प्यार ना। होता है, कभी सफल होता है, कभी नहीं होता। जी जी। अब हम बात करते हैं, आई वांटेड टू टॉक अबाउट श्रीदेवीज डेथ। काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज भी बताई जाती है रिलेटेड टू इस दिस इस डेथ के बारे में कुछ पता है आपको? जो जानकारी मुझे मिली है, या फिर टीवी में देखी है, या अखबारों में पढ़ी है, हम्म। आज भी यह रहस्यमय गुत्थी है। मतलब जिसका न तो कोई सॉल्यूशन निकला है, और न ठीक ठीक सच्चाई पता चली है। पर ये बात बड़ी ताज्जुब सी लगती है है ना। कि श्रीदेवी शादी के लिए गई थी दुबई में। सेलिब्रेट करने के बाद बच्चे चले आए वापस मुंबई। वो श्रीदेवी और उनके निर्माता पति बोनी कपूर उसी होटल में रुके। फिर सुनने में ये आया कि श्रीदेवी वॉज ड्रंक। लेकिन ड्रंक करने के बाद भी कितना ड्रंक आदमी इतना तो नहीं ड्रंक किया होगा कि वो कहीं गिर जाए। शी वॉज मैच्योर्ड लेडी, शी वॉज 50 years ओल्ड लेडी, सीनियर एक्ट्रेस थी, एक अच्छी माँ थी। क्या हो गया कि वो टब में गिर गई। अब टब में ऐसे कैसे गिर गई कि बोनी कपूर जब मैच देख रहे थे स्वीट में, उनके दुबई के होटल के स्वीट में, तो उनको इतनी देर एहसास ही नहीं हुआ कि श्रीदेवी बाथटब से नहीं निकली। मतलब उनको अंदाजा तो होगा ना कि मेरी पत्नी अगर वॉश लेने गई है, टब में नहाने गई है, तो एक पता होता है। जी। हर इंसान को पता होता है कि मेरे हस्बैंड 10 मिनट में स्नान करते हैं, 15 मिनट में करते हैं। एक अंदाजा होता है। तो क्यों नहीं बोनी कपूर बाथरूम गए, दरवाजा खटखटाया। मतलब वो बेहोश होके कैसे टब में गिर गई, और जब टब से उठाया तब उनकी मौत हो चुकी थी। अब दुबई के डॉक्टर का कहना है कि उनको पानी में ही हार्ट अटैक आ गया। और बाद में बोनी कपूर से पता चला कि वो हेल्थ सप्लीमेंट लेती थी अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए। कुछ इंजेक्शन लेती थी, बोटॉक्स की इंजेक्शन लेती थी, कई तरह की सर्जरी उन्होंने करवाई थी जस्ट टू मेंटेन हर ब्यूटी। इसका मतलब इफेक्ट उनकी बॉडी पे हुआ और उनको हार्ट अटैक हुआ, ये भी मैंने सुना। लेकिन एक्चुअली डेथ कॉज अभी तक क्लियर नहीं हुई। लेकिन श्रीदेवी के दुनिया भर के फैन है। वो भी आई आज तक, क्राइड जब भी ये इंसिडेंट इवन हुआ आई था। क्राइड।
क्योंकि मतलब उनके बारे में कई आर्टिकल मैंने लिखे, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर से भी बात की। मुझसे जो यंग जर्नलिस्ट थी वो तो उनके बंगले के बाहर बैठी रही, मतलब कई दिन लगे उनकी बॉडी दुबई से इंडिया लाने में। जी। अफसोस की बात है कि सच्चाई क्या है, किस वजह से एग्जैक्टली वो गई, नहीं पता चला। बोनी जी को दोष दे तो दोष दे भी सकते हैं, या फिर दुर्भाग्य से श्रीदेवी की डेथ ऐसे ही लिखी थी ये कहकर हम उसको नजरअंदाज करें। बट ये मामला दब ही गया ना दब अभी। ही गया, सच्चाई नहीं आई। अभी सुशांत सिंह राजपूत जैसा हैंडसम, बहुत अच्छा जी। एक्टर क्यों, कैसे गया, किन हालातों में गया, ये भी रहस्य है, उसकी गुत्थी नहीं सुलझी है। सच्चाई क्या है नहीं पता चली। कितनी सारी बॉलीवुड की मॉडल्स है जिन्होंने सुसाइड कर लिया, नहीं पता चलता। मतलब वाकई एक आश्चर्य की बात है कि ये सेलिब्रिटीज सुसाइड करते हैं या रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मौत होती है। दिव्या भारती की भी हुई थी। इनकी सच्चाई नहीं बाहर आती। आज तक किसी को पता नहीं चला कि व्हाट वाज द रियल रीजन। जी। ऑल्सो जैसे आपने अभी सुशांत सिंह राजपूत की बात करी, ड्रग ओवरडोज भी बताया गया था तभी। हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सेलिब्रिटीज या उनके बच्चे, जैसे आर्यन खान का केस हुआ था पीछे, नशे की वजह से पकड़े गए। कहीं ना कहीं बाहर ये सबको पता ही है कि बॉलीवुड आधा नशे में डूबा हुआ है। बिकॉज एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ था बीच में जहां पर कोई पार्टी चल रही थी करण जौहर की या किसी की, उसमें विकी कौशल से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे जो दिख रहा था कि दे नशे में है। बॉलीवुड आधा नशे में, ये कहना तो सरासर गलती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी पार्टी में हाँ, जैसे एक आम इंसान भी एंजॉय करता है। कई बार अच्छे खासे भले चंगे लोग पार्टी में जाके एंजॉयमेंट के नाम पे ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स लेते हैं। वो मौका एक हो सकता है, एक या दो बार, लेकिन इसलिए पूरे बॉलीवुड को ब्लेम करना गलती है, मुझे लगता है। हाँ, ऐसे किस्से हुए हैं ड्रग्स के कारण, मतलब चर्चा हुई और उसके बारे में सेलिब्रिटीज बदनाम भी हुए। ऐसे किस्से होते होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन ये कोई पिक्चर, रियल पिक्चर नहीं है बॉलीवुड की, एज फार एज आई नो द बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज। जी जी जी। व्हाट अबाउट नेपोटिज्म? नेपोटिज्म के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिकॉज हम देखते हैं कि जितना ज्यादा नेपोटिज्म बढ़ता जा रहा है, अगर हम देखें इट इज समवेयर, कहीं ना कहीं आप अगर एक्टिंग की बात करें तो ये इम्पैक्ट तो करता ही है। कुछ एक सब्सटैंशियल आजकल हमें देखने नहीं मिल रहा है। आपकी बात सही भी है। मुझे एक एक्टर ने पिछले दिनों कहा, मैं उस एक्टर का नाम तो नहीं ले सकती, उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जब मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को साइन किया था क्रांतिवीर, तिरंगा फिल्मों में, तो नाना पाटेकर ने इतनी बड़ी रकम मांगी, इतनी बड़ी रकम मांगी कि आज तक इवन अमिताभ बच्चन ऑल्सो हैज नॉट आस्क्ड ओके। दिस ह्यूज अमाउंट। नाना पाटेकर दमदार एक्टर है, डायलॉग्स उनके अच्छे हैं। उन्होंने जो पैसे मांगे, उन्होंने बहुत कम पैसे खुद को के लिए रखे और बाकी सारे पैसे एनजीओ को दिए। ये उनका असली पर्पस था नाना पाटेकर का, वो ऐसा हमें उस एक्टर ने भी बताया। लेकिन हाँ, जहां तक नेपोटिज्म की बात है, कंगना रनावत तो बदनाम हुई है नेपोटिज्म की बात करते, और उनकी वजह से ये टॉपिक छिड़ा है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म है बॉलीवुड में। आप चंकी पांडे वो डिजर्व करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बेटी अनन्या पांडे इज ऑन टॉप नाउ। उनकी बेटी है इसलिए इतना काम मिल रहा है उनको। लेकिन दूसरी तरफ तृप्ति डिमरी जो आई है उत्तराखंड उत्तरांचल से, अब उनकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, बट शी इज ऑल्सो डूइंग वेल। मुझे लगता है नेपोटिज्म कम्स लेटर, आपका टैलेंट टिकता है, टैलेंट नजर आता है जी, तो वो उनको मौका जरूर मिलता है। कई ऐसी एक्ट्रेसेस है, आप देखिए दीपिका पादुकोण, शी डज नॉट हैव एनी एक्टिंग बैकग्राउंड, लेकिन शी रीच्ड ऑन टॉप। बट हाउ मेनी, ऐसे कितने ही है अगर आप देखें तो। जैसे आपने दीपिका पादुकोण या तृप्ति डिमरी बोला, अगर आप रेशियो देखें, इट इज 1:2
9 का रेशियो अगर हम देखेंगे, यहाँ पर नेपोटिज्म या सेलिब्रिटीज के बच्चे ज्यादा हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो बहुत कम है। इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है। पॉलिटिकल लीडर का बेटा पॉलिटिक्स में ही जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना ही चाहता है। बट उस वजह से ये भी तो बॉलीवुड आज कहाँ अच्छी पिक्चरें बना पा रहा है, नहीं, सही बात है ना। कहाँ बना पा रहा है। इसका अगर आप एज कंपेयर करें, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन मैं बॉलीवुड के ऊपर मैं कोई साउथ की मूवी प्रेफर करूंगी या मैं मराठी मूवी प्रेफर करूंगी देखना, क्योंकि इट हैज सम कंटेंट, कुछ है देखने लायक। आज बॉलीवुड में बिकॉज ऑफ दिस नेपोटिज्म सो कॉल्ड, या एक्टिंग कह लीजिए जिस तरह की हो रही है, या स्टोरी कह लीजिए, कोई स्टोरी ही नहीं है। आई वुड एनी टाइम प्रेफर वॉचिंग अ मराठी मूवी बिकॉज कंटेंट में इतना दम है, या फिर साउथ की मूवी ले लो आप। यहाँ बॉलीवुड में इट्स नॉट हैपनिंग नाउ, इसीलिए बार बार रीमेक पे रीमेक बनते जा रहे हैं। अब आप ही ने बोला बताया अभी, RSTDM वापस लगी, तुम्बद वापस थिएटर्स में लगी, करेक्ट। सो वेयर आर गुड मूवीज? I absolutely agree with you on this particular point. नेपोटिज्म तो है ही है, पर इसके अलावा बॉलीवुड इज लैकिंग गुड कंटेंट। एग्जैक्टली, कंटेंट की कमी है। और हम सभी जानते हैं कि सलीम जावेद ने अपना नाम अपने पोस्टर पे लगाना शुरू किया था, लेखक सलीम जावेद। उससे पहले राइटर्स को कहाँ क्रेडिट मिलता है? राइटर्स की वजह से फिल्म चलती है, कंटेंट बनता है, लेकिन राइटर्स को सबसे पीछे एंड में डाला जाता है। जी जी जी, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलती। कंटेंट लाने वाले तो वही है ना। हाँ, ये सच्चाई है कि कंटेंट है नहीं बॉलीवुड में। 3 रीमेक ऑलरेडी बन चुके हैं, अब चौथा भी। जी, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। और ऐसा भी नहीं कि हाउसफुल फिल्म कोई स्तरीय कॉमेडी हो, फुअड़ ही है। और क्या है उसमें? अगर आप हेरा फेरी की बात करो तो समझ आता है कि बहुत अच्छी फिल्म है हेरा फेरी, उसको तो हम देख ही सकते हैं। और अनीस बज्मी की वो कौन सी फिल्म थी? आई डोंट नो। बहुत चली वो, वेलकम का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों बहुत चली। इट वाज अ जेन्युइन फैंटास्टिक कॉमेडी। इस वक्त बॉलीवुड में कोई ऐसा गॉसिप नहीं है, कोई ऐसा स्टार नहीं है जिनके अफेयर चल रहे हो और जो सार्वजनिक रूप से चर्चा हो रही हो। ईशा कोप्पिकर एक कितनी खूबसूरत एक्टर है, आज भी है। देखिए ना, शादी हो गई नारंग के साथ एंड शी इज नोवेयर। अफसोस की बात है ना। गुड लुकिंग एक्ट्रेस, एज ए टैलेंट वाइज ऑल्सो। जी जी जी। तो कुछ शादियां इस तरह से फंस भी जाती है। सो दैट्स द ओवरऑल थिंग। जी जी जी। बट थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने अपना समय दिया एंड आपने बॉलीवुड के बारे में इतनी बातें बताई जो पता नहीं थी, स्पेशली अबाउट द गोल्डन एरा। इट्स बीन अ जर्नी फॉर यू ऑल्सो, जहाँ आप इन लोगों से मिली। एंड बिकॉज कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि अब ये सब बंद हो गया और सोशल मीडिया पे तो सब कुछ अवेलेबल है राइट नाउ, एवरी गॉसिप, इवन इफ यू रीड, इवन इफ द एक्ट्रेस इज मूविंग आउट ऑफ द हाउस, पता चल जाता है। इफ शी इज गोइंग टू द जिम, पता चल जाता है। सो यस, वो अब पुराना दौर नहीं रहा। बट यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद अस। एंड मैं आशा करती हूँ कि हम फ्यूचर में और मिलें और काफी बातें हो फ्यूचर में। यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉलीवुड हैज चेंज्ड 360 डिग्रीज। बहुत परिवर्तन आ गए, स्टारों में परिवर्तन आ गए, स्टार और मीडिया इसमें परिवर्तन आ गए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रिलेशन में फर्क आ गया, बहुत बहुत चेंजेस आ गए। कुछ चेंज अच्छे हैं, मतलब जो बॉलीवुड कहता है, कुछ चेंज नहीं अच्छे जी, पर दैट्स इट, काला या तस्मे नमः, वक्त बदलता है एंड हमें स्वीकार करना होगा। करेक्ट। अपनी ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको हमारा ये एपिसोड पूजा सामंत के साथ कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। एक एक जब आप इंसिडेंट्स जो पूजा जी ने बताए हैं, अगर आपको याद आता है या आपने कभी सुना है किसी जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में या रेखा जी के बारे में, वहीदा रहमान के बारे में, आपके ओपिनियंस क्या है, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, देखते रहिए द राव्या सारडा पॉडकास्ट।